समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। वायु प्रदूषण आज हमारे सामने सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। ये न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहा है, जैसे सांस संबंधी बीमारियां, एलर्जी, अस्थमा या फिर फेफड़ों का संक्रमण या फिर हृदय संबंधी कई समस्याएं भी इससे हो सकती हैं। तो आज का हमारा विषय है वायु प्रदूषण से सुरक्षा और स्वस्थ रहने के उपाय। इस विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा और एम्स से ही पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मित्तल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइन सब खुल चुकी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011 यानी दिल्ली का कोड। हमारा नंबर है 233-10481। दूसरा नंबर है 237171117। तीसरा नंबर है 237171006 और चौथा नंबर है 2331444। इन नंबर पर आप हमें कॉल फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आज के समय में जो वायु प्रदूषण की स्थिति NCR जैसे क्षेत्र में बनी हुई है, तो ये किस तरह की समस्याओं को हम सभी के सामने ला सकता है या ला रहा है? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई उसके बाद पॉल्यूशन लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई और मौसम में भी तब्दीली आई, चेंज आई और टेम्परेचर भी, एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी कम होना शुरू हुआ और इसके साथ एयर का जो ये होता है लहरें हैं वो भी कम हुई और आप जैसे जानते हैं कि आजकल फसल काटी जाती हैं और फसल जो है वो उसका जो क्रॉप रेजिड्यू रह जाता है, जो बच जाती है, उसको किसान लोग जलाते हैं, जिसको स्टबल बर्निंग कहा जाता है। दूसरा जो है, दिल्ली में व्हीकल्स, आपने नोट किया होगा कि उन्होंने अब हर साल की तरह अब उन्होंने कोई सिस्टम शुरू किया है कि इस नंबर वाली गाड़ियां इस दिन ये चलेंगी, इस दिन ये चलेंगी, उनसे, जिसको बोला जाता है कि व्हीकल रिलेटेड, या जो आप चलाते हैं कार वगैरह, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ती है। और आपको पता होगा पहले लोगों ने घरों में भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोली थी जो कि शिफ्ट की गई कि भाई प्रॉपर इंडस्ट्री आपकी खुलनी चाहिए और घर पे जो है केमिकल्स वगैरह और जो धुआं छोड़ती हैं चीजें वो नहीं होनी चाहिए। डोमेस्टिक बायोमास वगैरह तो है ही, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है वो यूज करते हैं। और आज मैं मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था तो मैंने सिक्योरिटी वाले से पूछा ये क्या है, कह रहा है कि हम अभी आग जला रहे थे, ठंड लग रही है गर्मी के लिए, हम आग सेक रहे थे, जिसको बॉनफायर कहा जाता है। सो ये आजकल, और जो डीजल जनरेटर वगैरह हैं, और आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली में पुरानी बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के आधार पे नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। और ये जब से मैं दिल्ली में हूँ 78-79 से कंटिन्यूअस प्रॉब्लम बनी हुई है। पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको गिराया जाता है, फिर नई खड़ी की जाती हैं मल्टी स्टोरी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये भी
डिमोलिश करना और कंस्ट्रक्शन करना बिल्डिंग को, ये ऐड कर रहा है। डॉक्टर साहब बात को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से, एनपी सिंह जी। सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए आपका। सर, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। सर, मेरी दरख्वास्त ये है कि ये तो अब हर बार का फीचर हो गया है जी। हम तो बस वेट करते रहते हैं कि ये भी आ गया, नंबर आ गया, उससे पहले चलो सब ठीक है, बाद में फिर ऐसे ही हो जाता है। अब हमें क्या ऐसा घरेलू उपाय कर लेने चाहिए कि जिससे कि हम अपने आप को थोड़ा सा ठीक रख सकें, और सबको घर में सबको खांसी है, सबको जुकाम है, सब कुछ है। जी डॉक्टर सौरभ, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सिंह साहब को? तो देखिए, नमस्कार सिंह साहब। तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि हर मौसम में, ये हर सर्दियों में ऐसा हो जाता है। अब इसमें क्या है कि कुछ तो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, बट ये है कि जो हम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। जैसे कि एक तो ये है कि भाई अगर जैसे मौसम खराब है या हम देख रहे हैं कि एक्यूआई बढ़ा हुआ है, तो बाहर निकलने को कम से कम कर दें, ताकि ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। सुबह उठ के दौड़ना भागना ना चालू करें। अगर एक्सरसाइज करनी है तो वो इंडोर करें या ऐसी जगह करें जहाँ पर प्रदूषण कम हो। दूसरा, बाहर निकले तो कोशिश करें कि N95 मास्क पहन के निकलें। बाकी साधारण मास्क प्रदूषण से नहीं बचाते। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रदूषण से बचना है तो सिर्फ N95 मास्क ही आपको प्रदूषण से बचा सकता है। तीसरी बात, अगर इंडोर रहते हैं और अगर आपका घर छोटा है, कमरा बंद है, तो आप एयर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इंडोर बचा के रखेगा। बट जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद तो आपको बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप मास्क पहन कर निकलें। शिमला से हमारे अगले श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है, जैसे किचन में हम आग जलाते हैं दरवाजा बंद करके, तो उसमें जो है पूरे किचन में धुआं फैलता है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए, क्या प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि धुआं तो हमारे फेफड़ों में सीधा जाता है। जी डॉक्टर शर्मा, क्या कह रहे हैं? जो घर के अंदर खाना अगर बनाते हैं तो उसमें जो आग जलाते हैं या इस तरह की चीजें जो करते हैं, वो तो गलत है। देखिए, आजकल तो सारे LPG का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक हो सके आप उसको अवॉइड करिए। इस तरह के जो कोयले वगैरह की अंगीठी से ये करते हैं, स्टोव वगैरह यूज़ करते हैं। अब तो एक्चुअली आप शिफ्ट हो जाइए कि जो आपका LPG कनेक्शन वगैरह है उसको एक्टिवेट करिए, उससे बनाइए। और घर में अगर इंडोर कोई हुक्का सिगरेट पीता है तो वो ना पिए, क्योंकि इसका प्रभाव जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरह तरह के हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी सेहत पे पड़ेगा। जी। और मतलब जो लोग आग सेकते हैं, जैसे कि सिगड़ी वगैरह जला करके बंद कमरे में रख लेते हैं, ये कितना नुकसानदायक है? ये तो देखिए, जब कोयला जल रहा है उसमें बार बार आप डाल रहे हैं तो उससे तो नुकसान होगा, उससे तो वो सेफ नहीं है। आप जो इलेक्ट्रिसिटी हीटर्स वगैरह हैं इसका इस्तेमाल करिए, और जितना कम कर सकें एक्चुअली। और हॉट वाटर वगैरह जो हैं उसका यूज़ करिए एक्चुअली। डॉक्टर सौरभ, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति प्रदूषण का शिकार हुआ है या उसे प्रदूषण से नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, जनरली तो प्रदूषण का जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो आता है नाक पे, आंखों पे। जैसे आप बाहर निकले, बहुत ज़्यादा AQI है तो आंखों में जलन होने लगेगी, या नाक में इरिटेशन या खुजली होने लगेगी, छींकें आने लगेंगी, या गले में इरिटेशन, गले में दर्द होने लगेगा। तो ये बिल्कुल शुरू के लक्षण होते हैं जब आपको मिला। जैसे अब कुछ दिन ऐसे चलता रहेगा तो आपको लंग्स में इन्फेक्शन या लंग में एलर्जी, जैसे को बोलते हैं कि इरिटेशन हो रहा है, खांसी चालू हो गई, बलगम चालू हो गया, तो ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं जो कि फेफड़े के, आँख के, नाकों के होते हैं। अब ये जो कि बहुत लंबे टाइम, जिनको कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक प्रदूषण में रह रहे हैं, तो उनमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आने लगते हैं। जैसे उनको हार्ट की बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है, ब्रेन की बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है। थकावट एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। जैसे बचाव क्या है इसका? बचने के लिए तो वही है कि या तो इंडोर रहें या फिर मास्क पहने। ओके। श्रीकांत है हमारे साथ में, जो थाने से हमें फोन कर रहे हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। आपका प्रश्न पूछिए। हेलो जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए। मैं श्रीपाल जाखड़े बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से जी। तो मेरा एक ही प्रश्न है कि जो वायु प्रदूषण से कौन से असाध्य रोग होने की संभावना रहती है सर, ये मेरा सवाल है। जी डॉक्टर शर्मा, किस सिस्टम में पूछ रहे हो? वायु प्रदूषण से कौन सी गंभीर बीमारियां होती हैं? वो तो एक्चुअली कैंसर तक हो सकता है, आपका हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है एक्चुअली 2 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। एक एक्यूट
इमीडिएटली, मतलब कि आपको सांस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ। और दूसरे जैसे क्रॉनिक लंग डिजीजेस वाले, हार्ट डिजीजेस वाले, और जो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के लोग होते हैं, उन पे असर हो सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम पे हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो बिगड़ सकती है। एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये पॉल्यूशन सर्दी के मौसम में बढ़ती है, और हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं वो डबल इफेक्ट उन पे होता है। एक तो कोल्ड वेदर की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और दूसरा पॉल्यूशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। और आपने सुना होगा कि यंग एज में भी लोग जो है लेट सो रहे हैं, लेट काम कर रहे हैं, सुबह उठे ही नहीं। आपने अभी जो है फिल्म इंडस्ट्री के और जो एपिसोड्स वगैरह करते थे, सीरियल्स पे आते थे, और देखा उनका फेट कि वो सुबह उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो ऑकल्ट बीमारियां हैं, इससे उनकी डेथ हो रही है। ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, पैंक्रियास रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी ऑर्गन रिलेटेड। और आजकल जो एक और बीमारी शुरू हुई है कि याद नहीं रह रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है। तो जो आपका खान पान है और साथ में ये पॉल्यूशन है, ये सारा इनका एडिटिव इफेक्ट है, बैड इफेक्ट ऑफ हेल्थ पे। डॉक्टर सौरभ, अभी आपने जो लक्षण बताए थे प्रदूषण से, जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए? तो अगर किसी को पहले से कोई लंग्स की बीमारी नहीं है, और जैसे वो किसी ऐसे एरिया में आए हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनको लक्षण चालू हुए, तो उनको डॉक्टर को मिलना चाहिए कि डॉक्टर कुछ जाँच कर सकते हैं कि भाई ये सिर्फ प्रदूषण की वजह से है कि या उनको कोई लंग्स की और बीमारी है। कई दफ़ा लंबे समय प्रदूषण की वजह से लोगों को COPD या दमा, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो उसमें उनका फिर इलाज करना पड़ेगा। सिर्फ प्रदूषण से बचने के अलावा उन बीमारियां जो हो गई हैं उनका इलाज भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको लक्षण हुए हैं तो आप किसी चिकित्सक को दिखाएं, अपनी जांच कराएं, अपना जो भी इलाज वो बताएं, उस तरीके से करें। छत्तीसगढ़ से हमारे अगले श्रोता है योगेश जांगरे। योगेश जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। जी सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, ये जो अभी वर्तमान में जो अभी फसलों को जो जलाते हैं उसका अवशेष जो बच जाते हैं, तो उनसे भी काफी नुकसान होता है, तो इससे कैसे बच सकते हैं? योगेश जी, सौरभ जी। तो देखिए, जो फसलों को जलाते हैं उससे जरूर प्रदूषण तो हो रहा है। उससे बचने का तो एक ही उपाय है कि फसलों को ना जलाया जाए ताकि हवा स्वच्छ रहे। अब वो कैसे संभव है, वो तो आई थिंक वो हमारे बस में नहीं है, वो तो किसानों के और सरकार के बीच में है कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। पर अगर उसको जलाएंगे तो ये लाजमी है कि वो प्रदूषण का कारण बनेगी, जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर इफेक्ट आएंगे। डॉक्टर शर्मा, नियमित व्यायाम और विशेष आहार ऐड कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली जो क्रॉप रेजिड्यूज होते हैं, अब वो सरकार से मिलके और जो आपकी संस्थाएं हैं, कमेटीज वगैरह हैं, उससे मिलके जो आधुनिक औजार हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। पहले डेमोस्ट्रेशन होनी चाहिए कि उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है सेफली, सो दैट एक्चुअली आपको एयर पॉल्यूशन ना हो। बिकॉज एक्चुअली सर्दी के मौसम में लोग पास बैठे रहते हैं और दरवाजे वगैरह बंद कर लेते हैं, तो वो तो ठीक है एक्चुअली, पर फिर भी आप अपने जॉब पे जाते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं, उससे तो पॉल्यूशन हो सकती है। तो जैसे बायो CNG है, कंपोजिट है और बायो मैन्योर है, ये नए तरीके, इनकी एक्चुअली डेमोस्ट्रेशन होनी चाहिए, साधन जुटाए जाने चाहिए। जी डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये कहा जाता है कि हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए और विशेष आहार भी लेना चाहिए, लेकिन ऐसे समय में जब प्रदूषण बहुत ज्यादा है तब व्यायाम किस तरह से किया जा सकता है? नहीं, आप देखिए, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आप आउटडोर नहीं जा सकते, दैट इज वेरी क्लियर। जब तक आपका AQI बहुत वेरी पुअर और हैजर्डस है, तो आप बाहर तो नहीं कर सकते व्यायाम, और वो करना भी नहीं चाहिए, ये एडवाइजरी है। क्योंकि आपको सडन कुछ प्रॉब्लम कार्डियक और लंग्स की एक्सरसेबेशन वगैरह हो सकती है। आप घर पे इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए, अगर एयर प्यूरीफायर वगैरह लगे हुए हैं घर में, दरवाजे वगैरह बंद हैं, तो उसके साथ। जी, विजय कुमार स्वामी हमारे अगले श्रोता है महाराष्ट्र से। विजय जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार।
जी मैं गांव बस्तवा तहसील चोट जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ। सवाल पूछिए। जी मेरा ये सवाल है, ये क्वेश्चन ये है, तो अभी ये मच्छर अगरबत्ती जलाया जाता है, उसका हमारे शरीर पर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है क्या? जी डॉक्टर सौरभ। तो जो अगर मच्छर जलाने के लिए आप कोई भी कीटनाशक जैसे जो घर में जलाते हैं अगरबत्ती या और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो सब जैसे कमरा बंद करके जलाते हैं तो वो सब भी सांस के साथ अंदर जाता है, तो उनके भी एडवर्स इफेक्ट्स फेफड़ों पर होते हैं। तो जनरली एडवाइजेबल है कि उनको लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक जैसे जो लोग घरों में अगरबत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं या हवन बहुत ज़्यादा करते हैं, घर में धूप बत्तियाँ लंबे समय तक बंद कमरे में जलाते हैं, उन सबके लंग्स में भी ये पाया गया है कि कार्बन जमा हो जाता है और उनको COPD या दमा जैसी बीमारी फ्यूचर में हो सकती है। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि लंबे समय तक इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जी ये व्हाट्सएप पर हमारे एक श्रोता है योगेश ठाकुर जी, जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है कि वायु प्रदूषण से जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर शर्मा आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे योगेश जी को? देखिए, एक तो हमने जो बोला कि जो फसलें जलाई जाती हैं उसका तो हमने बता दिया कि जो आधुनिक तरीके हैं बायो मैन्यूवर और बायो CNG कंपोजिट वगैरह वो उसका ये करें। और जिन दिनों में पॉल्यूशन लेवल्स बहुत हाई हैं तो ट्रैफिक में भी ऑड इवन वी कैन यूज़ एक्चुअली जो हो रहा है आजकल अब शुरू कर दिया है। और जो कंस्ट्रक्शन साइट है जैसे पहले वो क्वेरीज वगैरह थी, सैंड स्टोन क्रशर्स वगैरह, वहाँ वाटर स्प्रिंकलिंग होनी चाहिए सो डस्ट जो है सेटल हो जाए। और जो इंडस्ट्री रिलेटेड इमिशंस हैं वो उनको जो उनके मालिक हैं उनको देखना पड़ेगा और पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे बताया गया आपको कि N95 फेस मास्क वगैरह या आंखों के अंदर वो ना जाए, आप फेस शील्ड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। जी रवि जावालिया हरिद्वार से हमारे अगले श्रोता है जो हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। रवि जी आपका सवाल क्या है? हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि जावालिया है। सभी महानुभावों को नमस्कार जी। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं गत्ता कंपनी में काम करता हूँ जी, और वहाँ पर मतलब गम की जरूरत पड़ती है, ग्लू की, उसमें कास्टिक और केमिकल मिलाया जाता है। सर मैं जानना चाहता हूँ पर्यावरण प्रदूषित न हो, इसके तहत मैं उसे कैसे डिस्पोजल कर सकता हूँ और मैं क्या सुझाव दे सकता हूँ अपनी कंपनी को? ये मेरा सवाल है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जो भी आपकी इंडस्ट्री है गत्ता की, जिसमें आप चाहे गत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं या ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको वेस्ट करने के सबके एक नॉर्म होते हैं, सरकारी नॉर्म है कि इस इंडस्ट्री का वेस्ट कैसे जाएगा, तो उसको फॉलो करना चाहिए। उससे हटना नहीं चाहिए कि भाई फैक्ट्री जो है पैसा बचाने के लिए कुछ गलत तरीके से वेस्ट को डिस्पोज कर रही है। दूसरा जो वर्कर हैं जैसे आप हैं, आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो गत्ता है या ग्लू है वो भी इनहेलेशनल यानी कि सांस के थ्रू उसका भी एक्सपोजर होता है। तो लंबे समय तक ये भी होता है कि जो गत्ता या कागज़ की फैक्ट्री या कांच की फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनके लंग्स में भी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम, आप ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ की आपको गत्ते का एक्सपोजर है, सांस में कण जा रहे हैं, तो उसमें एडवाइजेबल होता है कि आप मास्क पहनकर काम करें ताकि पर्सनल प्रोटेक्शन हो सके। पर पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए ये है कि फैक्ट्री के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाए ताकि जो डिस्पोजल वेस्ट है फैक्ट्री का वो ठीक से जाए। शिवम है अयोध्या से। शिवम आपका सवाल क्या है? शिवम आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जब भी एयर पोल्यूशन आता है तो हम लोग मास्क लगाने लगते हैं, पर मास्क मतलब हमें कितना ये सुरक्षित रखता है? और दूसरी चीज मार्केट में मास्क खरीदते समय रखना चाहिए, किस तरह के मास्क हमें खरीदना चाहिए? जी डॉक्टर शर्मा। रिगार्डिंग जो फेस मास्क है, जैसे आप सर्जिकल मास्क पहनते हैं वो तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात जो N95 मास्क है वो अच्छा है, परंतु आपने देखा होगा को वो आईज को कवर नहीं करता। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया फेस शील्ड वगैरह लगा सकते हैं। जैसे आपका वो आप स्कूटर वगैरह ड्राइव कर, 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आप हेलमेट पहनते हैं
उससे बचाव हो सकता है। पर आपको नाक और मुंह से अंदर जाता है और स्किन पे भी वो डिपॉजिट हो सकता है, तो आपको इमीडिएटली अगर हो सके तो स्किन वगैरह को वेट टॉवल से साफ करना चाहिए जब घर लौटते हैं, तो उससे आपका बचाव हो सकता है। डॉक्टर सौरभ, किस तरह का खान पान रखना चाहिए जो वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियां होती है उनसे बचाव हो सके? देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक खान पान वायु प्रदूषण के लिए नहीं, पर जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बीमारियां होती हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे खाना पाना ठीक हो, उसके लिए हम कहते हैं कि भाई आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, यानी कि बहुत मीठी चीज़ें ना खाएं, बहुत फैट वाली चीज़ें ना खाएं, और हाई प्रोटीन डाइट लें। तो हाई प्रोटीन में भाई जो लोग अंडे खाते हैं वो अंडे खा सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो टोफू, पनीर, दालें, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। एक चीज़ होती है हाइड्रेशन, यानी कि आपको पानी काफ़ी पीना है। पानी काफ़ी पीने का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग मैंने देखा है कि कहते हैं कि जी हमने 4-5 लीटर पानी पी लिया क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। तो पानी आपकी बॉडी की भी एक क्षमता होती है, तो जनरली 2 से 2.5 लीटर का पानी सफिशिएंट है आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए। तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक होना चाहिए और एडिक्वेट वाटर इनटेक, यानी कि पानी प्रचुर मात्रा में पीना है। डॉक्टर शर्मा, ये कहा जाता है कि बुजुर्गों के लिए ठंड का मौसम बड़ा कष्टदायी होता है। ऐसे में प्रदूषण अगर बढ़ा हो तो उन्हें किस तरह की बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? पहले बात तो ये है, देखिए, क्लोथिंग्स, गर्म क्लोथिंग्स होनी चाहिए और उनको इंडोर रहना चाहिए। जैसे आजकल एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स वो काफ़ी वेरी पुअर में चल रहा है, तो बाहर ना निकले, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। दूसरी बात, जैसे हम बच्चों में पोलियो वगैरह का वैक्सीनेशन लगाते हैं, एक अडल्ट्स में भी 50+, 70+, 75+ अडल्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो किया जाता है। निमोनिया, फ्लू और RSV जो नया वायरस है उसकी बीमारी से बचने के लिए, तो ये वैक्सीन्स वगैरह जो हैं टाइम टू टाइम लगाएं, डॉक्टर के कांटेक्ट में आए कि कौन सी वैक्सीन कब लगानी है। जैसे फ्लू की, सीजनल फ्लू की हर साल अक्टूबर में लगती है। RSV की जो वैक्सीन है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, इसकी अडल्ट्स के लिए 70+, 50+ विद कोमॉर्बिडिटीज वो अवेलेबल होगी जनवरी 26 से। तो आप अपने इसके संपर्क में रहे कि कौन सी वैक्सीन, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली इंडिविजुअल इनको कहा जाता है, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है और विटामिन वगैरह की भी डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। हाइड्रेशन एडिक्वेट होनी चाहिए और आपके किडनी फंक्शन और हार्ट फंक्शन का भी टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन होना चाहिए और लिवर का भी। और कंजस्टिव हार्ट फेल्योर भी कॉमन होता है, तो उसका भी एको वगैरह, एंटी प्रो BNP जो मार्कर्स हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के, वो रेगुलरली करवाए जाने चाहिए जी। इस बीच दिल्ली से हमारे नियमित श्रोता धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्कार निखिल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी 2-3 बातें, सवाल ही समझिए। जैसे हम एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट में रहते हैं, यहाँ दुकान के अंदर भी डस्ट उठती है और दुकानदार सफाई झाड़ते हैं, पूरा दिन झाड़ते हैं, धूल आती है तो। और दूसरा, फैक्ट्रियों में जो कपड़े का काम होता है उसकी कटाई, उसमें भी डस्ट होती है। उस व्यक्तियों को कैसे बचाया जाए? ऐसे में उनको क्या सावधानी और बरतें कि जिससे नाक में डस्ट जाती है उनके? और दूसरा सवाल यह है कि कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि हम अपने घर के आसपास छिड़काव पानी का करें जैसे सरकार कहती है। और दूसरा, मैंने अपनी घर की छत पर 350 पौधे लगा रखे हैं, कहो तो मैं आपके पास वीडियो भेज सकता हूँ। और इसके लिए हर दुकानदार को अपनी दुकान के आगे 2 या 4 गमले अवश्य लगाने चाहिए, जिससे चारों तरफ पौधे ही पौधे हों और डस्ट के लिए और काफी प्रदूषण के लिए हम लोग भी इसकी सहायता कर सके। धन्यवाद। देखिए, जो आपने इंडस्ट्री में बताया ना कि कपड़े आपकी दुकान पे, तो उससे बचने के लिए जो हम बोलते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो सबसे जरूरी होता है मास्क। अब मास्क कौन सा मास्क हो? जो इसमें बेस्ट मास्क होता है N95। अगर आप विदेशों में देखेंगे तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो लोग भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनके लिए एसेंशियल होता है कि वो N95 मास्क पहनकर ही काम करेंगे, उसके अलावा वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ ऐसे रेगुलेशन तो नहीं है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बचना है तो आप N95 मास्क पहनकर काम करें।
जैसे कुछ लोग कपड़े का मास्क पहनकर काम करते हैं, मैंने बहुत कॉमन देखा है, वो कपड़े का मास्क बिल्कुल किसी काम का नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। कई दफ़ा अगर आप सर्जिकल मास्क पहनते हैं वो भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है, बट ऑक्यूपेशनल या जो डस्ट एक्सपोजर आपके ऑक्यूपेशन में होते हैं उसके लिए बेस्ट होता है कि N95 मास्क। एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा कि जो मास्क पहनने का तरीका है वो भी बहुत गलत होता है लोगों में। मास्क ऐसे पहने कि वो नाक और मुंह दोनों को ढक कर रहे और टाइट रहे। लोग क्या करते हैं कि मास्क नीचे खिसका देते हैं, नाक खुली है, मुंह ढका हुआ है, तो उस मास्क का कोई फायदा नहीं है। आप मास्क पहनो ऐसा ताकि आपका नाक और मुंह दोनों ढके रहें। अगर आप ये पहन के अपनी दुकान पे फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपको एक्सपोजर बच जाएगा। डॉक्टर सौरभ, अभी कुछ दिन पहले ही किसी से मेरी बात, उन्होंने बताया कि अभी हाल फिलहाल ही उन्हें ये समस्या हुई कि प्रदूषण की वजह से उनकी नाक से लगातार पानी आने लगा और प्रदूषण से ही उन्हें छींकें आती सुबह और शाम के समय, बाकी दिन में वो ठीक रहते। उन्हें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में जैसे कई दफ़ा प्रदूषण की वजह से एलर्जी, क्राइनाइटिस से एलर्जी चालू हो जाती है, तो एक तो बचाव है कि भाई आपको प्रदूषण वाली जगह नहीं जाना है, बट इसके लिए इलाज होता है। कुछ नाक के स्प्रे होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, या हम बोलते हैं कि इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स होते हैं ताकि वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, या एंटीहिस्टामिन नेजल स्प्रे होते हैं जो कि एलर्जी को कम करते हैं। तो वो उसके लिए उनको एक डॉक्टर को देख के अपनी सलाह, बट इन सब जो भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज संभव है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ ये सोचते रहे कि प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं, तो डॉक्टर को मिले, जो बीमारी हो रही है उसका इलाज जरूर करें। दिल्ली से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, प्रश्न क्या है आपका? हेलो। हाँ अमित, प्रश्न क्या है आपका? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। स्टूडियो में लाइन चली गई सर। आप प्रश्न पूछिए, सुन रहे हैं हम आपको। आप सुन रहे हैं? हाँ सर, आपके हिसाब से वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? और सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार, एनसीईआरटी की बात कर लूं अपनी दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ज्वाइंट पॉलिसी है कि आगे की वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को सही किया जा सकता है? धन्यवाद। अमित जी, देखिए अभी हमारे साथ 2 डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो हमने आज स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आपको बताया है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे डॉक्टर सौरभ आपको जरूर बताएं कि वो किस तरह की चीजें आप कर सकते हैं वायु प्रदूषण से बचने के लिए। तो जो आपने पूछा कि सरकार क्या कर सकती है, तो बहुत कुछ कर सकती है सरकार के लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी। तो आई थिंक वो जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे बचाएं और हम प्रदूषण को फैलने से कैसे रोकें। जैसे डॉक्टर शर्मा सर ने बात किया कि भाई इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है, वो सब हमारे हाथ में है। काफ़ी हद तक वो पर्सनल है क्योंकि वो भाई किसी की पैसे इन्वॉल्व हैं, कुछ मनी इन्वॉल्व है, तो वो सब हर लेवल पे संभव नहीं है। पर मुझे लगता है हम सबको ये समझ है कि हम पौधे लगा सकते हैं, हम व्हीकल्स का यूज़ एडिक्वेटली कर सकते हैं, कार पूलिंग कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में, और हम अगर करेंगे तो हम प्रदूषण को पर्सनल लेवल पे रोक पाएंगे। डॉक्टर शर्मा, ये सलाह दी जाती है घरों में एलोवेरा का पौधा लगाना चाहिए, मनी प्लांट का पौधा लगाना चाहिए, स्नेक प्लांट लगाना चाहिए, तो इस तरह के जो पौधे लगाए जाते हैं घरों के अंदर, वो कितना कारगर होते हैं वायु प्रदूषण से बचाने में? नहीं, देखिए जो पौधे लगाए जाते हैं वो अच्छी बात है जी, उसका मैं ये नहीं करता, डिस्करेज नहीं करता, इट शुड बी एनकरेज्ड। परंतु बात वही है कि व्हीकल्स और जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशंस वगैरह हैं और जो जलाते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी वाले सारे इकट्ठे हो जाएंगे, रात को चाय पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, और वो जो जितना कूड़ा होगा वो पेपर वाला वो उसको जलाएंगे और सेकेंगे उसका, और कोयले के साथ कोयला भी डाल देंगे, तो सुबह उठेंगे तो और आपका हेज ही हेज होगी, सारा पॉल्यूटेड होगा एयर। तो उसमें वॉक करने के लिए निकलेंगे वो और भी खतरनाक है। अगर करना ही है तो इंडोर करिए और डे टाइम में करिए और मास्क लगा के करिए। फिर जी, डॉक्टर सौरभ, आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे मौसम में वो 2 बातें हैं, बचाव किस तरह से करें, अपना ध्यान किस तरह से रखें, खान पान कैसा रखें, और यदि कोई समस्या आती है तो तुरंत उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसका तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बाहर कम से कम निकले, जब ज़रूरत हो बाहर निकले तो N95 मास्क पहन कर निकले। अगर संभव है तो घर में एयर प्यूरिफायर यूज़ करें, कमरा बंद करके। अगर आपको लक्षण हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि उसका इलाज समय पर हो सके। और खान पान का अपना विशेष और खाने पीने का ध्यान रखें ताकि बहुत हैवी चीज़ें, बहुत ऑयली या बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ना लें, हाई प्रोटीन डाइट लें और अच्छा पानी पिएं ताकि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे। तो श्रोताओं, फिलहाल कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर हो चला है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और आज की चर्चा और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S.K. शर्मा और एम्स से ही पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मित्तल, आप दोनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।
तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।